हाँ, हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एंजाइम्स कैसे उनका एंड प्रोडक्ट क्या है ना। एंजाइम्स जो कार्य करते हैं छोटी आंत में, छोत्रांत में या स्मॉल इंटेस्टाइन की भित्तियों में जो कार्य करते हैं उनका अंत यानी कि एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करना और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ठीक है, यहाँ तक हम बतलाते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब है पचे हुए भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है ना। पचित भोजन को आंत की दीवार भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। ये जो इनकी जो दीवार होती है, इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है अंदर की ओर, वह उंगली जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें कि दीर्घ रोम कहते हैं, है ना। और इसे वी भी कहते हैं, VILL। इसको हम लोग दीर्घ रोम को विलाई भी कहते हैं, VILLI विलाई भी कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। उंगली जैसे जो प्रवर्ध रहते हैं उनका कार्य रहता है अवशोषित करना, और उन्हें दीर्घ रोम भी कहते हैं और विलाई भी कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, अवशोषित करते हैं ज्यादा। तो दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, है ना। दीर्घ रोम यानी कि विलाई में रुधिर वाहिकाओं के बहुत रुधिर वाहिकाएं होती है, बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है जो कि भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। कोशिका को पहुंचाने के लिए एक वाहन तो होना चाहिए ना, तो वही रुधिर वाहिकाएं होती है, पतली पतली नलियां होती है। वह भोजन को अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण तथा पुराने ऊतकों की मरम्मति में होता है। भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण तथा पुराने ऊतकों की मरम्मति में होता है। अब है कि जो बिना पचा हुआ भोजन, वो तो हो गया। पचा हुआ भोजन को, उनके रस को सोख लिया जाता है ना। पचा हुआ भोजन के रस को सोख लिया जाता है। अब है जो भोजन नहीं पचा हुआ, जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में है, तो वे भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, यानी कि बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं, है ना। बड़ी आंत में जो वहां जो विलाई है, यानी कि जहां वहां जो दीर्घ रोम है, वह क्या करता है, इन पदार्थ में से जो वेस्ट जो पदार्थ हुए उनका उनमें से वह जल को अवशोषित कर जल को सोख लेता है, यानी कि बड़ी आंत की दीवार जल अवशोषित करती है और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है, यानी कि वह अपच पदार्थ जो है सो मलाशय में जमा हो जाता है, रेक्टम में, और फिर गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा और धोड़ी द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। वर्ज्य पदार्थ को निकालना गुदा द्वारा होता है। ये उत्सर्जन की क्रिया हुई। यहाँ देखिए बड़ी आंत, बड़ी आंत, है ना। ये जब छोटी आंत से भोजन का पाचन हो गया और भोजन का जो रस है वह छोटी आंत की दीवार सोख लेती है और रक्त वाहिनियों द्वारा
पूरे एक-एक कोशिकाओं में उसको भेज दिया जाता है, पूरे कोशिका तक पहुंचाया जाता है और बिना पचा हुआ जो भोजन है वह बड़ी आंत में आके जमा हो जाता है, बड़ी आंत में चला आता है। बड़ी आंत की जो दीवारें हैं, बड़ी आंत की जो भित्ति दीवारें हैं, भित्ति उनमें जो विलाई है, उनमें जो दीर्घरोम है, वे क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, जो भोजन बिना पचा हुआ भोजन जो यहाँ तक पहुंच जाता है, अब जो उनका उपयोग नहीं है, वे वेस्ट मटेरियल है, उनमें जो पानी का अंश रहता है बचा हुआ, उस पानी को बड़ी आंत की दीवार सोख लेती है और बाकी पदार्थ को, वर्ज्य पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को ये मलाशय में जमा कर देता है और गुदा द्वारा फिर ये निष्कासन हो जाता है, निष्कासित हो जाता है, उत्सर्जन की क्रिया हो जाती है ना। तो ये रहा हमारा पाचन तंत्र। मुंह से भोजन को ग्रहण करना, जिह्वा, दांत, लार, मुंह, भोजन का सनाना, भोजन का खंडन होना, भोजन का टुकड़ों टुकड़ों में बंटना, टुकड़ों में बंटना, मुलायम होना, लसलसा होना और लसलसा होके फिर आहार नाल से धीरे धीरे नीचे की ओर आना और उसके बाद आमाशय में आना। यहाँ पर क्रिया हुआ, आमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बड़ी आंत में। यहाँ पर यकृत हमारा पित्त का भंडारण करता है, पित्त भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अम्लीय माध्यम से वो क्षारीय माध्यम भी बना देता है। अग्नाशय भी जरूरी है, उनसे भी एंजाइम्स हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितने सारे एंजाइम्स सब हमारे जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और अलग अलग घटक को, जितने भी घटक है भोजन जो हम करते हैं, हमारे जो घटक हैं भोजन के, मुख्य पोषक तत्व है, उनको पचाने का कार्य करता है ना। एंजाइम्स जो है सो पचाने का कार्य करता है और इस तरह से फिर जो उपयोगी है, उपयोगी रस जो हमारे शरीर में जिनका उपयोग है, वो ब्लड द्वारा सोख लिया जाता है और जिनका उपयोग नहीं है, वे वेस्ट मटेरियल, जो वर्ज्य पदार्थ है, वह मलाशय में जमा हो जाता है और यूरिन जो है, द्रव अवस्था में जो यूरिन है, वह यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। इस तरह से वो मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है और ये मल के रूप में निष्कासित होता है। तो इस तरह से हमारा अंतर्ग्रहण करना और अंतर्ग्रहण के बाद निष्कासन करना, ये है पाचन तंत्र, पाचन की क्रिया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोग को। अब है कुछ दंत रक्षण के बारे में, है उसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ विलाई इस पदार्थ में से जल को सोख लेते हैं, और बाकी वेस्ट मटेरियल एनस के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। वो भी जरूरी है, यदि हमारे शरीर में 4 दिन 5 दिन 6 दिन यदि वेस्ट मटेरियल पड़ा रहेगा तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं। क्या 2-4 दिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा रहेगा और उसका निष्कासन नहीं होगा तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं। कई बीमारियां हो जाएगी, उससे पेट फूलने लगेंगे, है ना, बहुत सारी बीमारियां हो जाती, इसलिए शरीर से निष्कासन होना उतना ही जरूरी है जितना कि हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का अंतर्ग्रहण करना है। ठीक है, उतना ही जरूरी अंतर्ग्रहण है, उतना ही जरूरी निष्कासन भी है। तो ये रहा हमारा मानव पाचन तंत्र। अब है दंत क्षरण। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के सने सने मृत्यु के कारण होता है। इस इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं और इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। बाप रे, इनेमल इनेमल जो दांत में हल्का सा पीला पीला आपको
मसूड़ा से सटा हुआ जो रहता है हल्का पीला पीला, वह खराब हो जाता है और अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर उसको खराब कर देते हैं ना, उसको धीरे धीरे क्षरण करते हैं यानी हटा देते हैं। धीरे 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 वो खत्म होने लगता है। तो चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक लेता है। इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसको ढक देता है। तो ढक देने से क्या हो जाता है कि लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दांत की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, इसके पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करके भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लॉक हट जाता है। ऊपर जो लेयर रहता है वह ब्रश करने से हट जाता है। तो लोग कहते हैं ना कि ब्रश करना चाहिए, कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकता है। फिर क्या होता है, फिर दांत में जलन आता है और कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो दांत को भी धोना साफ करना बहुत जरूरी है ना। और बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे भी क्या होता है कि धीरे धीरे इनेमल हट जाता है। वो भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा साफ भी नहीं करना चाहिए दांत को। अब है प्रश्न। प्रश्न यह है कि स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वयं पोषी और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो ये तो सबसे शुरू में भी मैं बतलाई थी कि स्वयं पोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पे वे आश्रित नहीं रहते हैं, जैसे कि हरे पौधे। हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये ऐसे घटक हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये ऐसे घटक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे जितने भी हरे पौधे हैं और कुछ जीवाणु, है ना। हरे पौधे स्वपोषी, स्वपोषी जीवाणु, ये हो गए स्वपोषी। ये किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। अब है विषमपोषी। विषमपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में होता है ना। विषमपोषी कुछ हरे हरे पौधे तो सब है स्वयंपोषी, और कुछ शैवाल, कुछ एल्गी हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी जीव विषमपोषी होते हैं। चाहे वो चूहा हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे केचुआ हो, चाहे आदमी हो, चाहे व्हेल मछली हो, छोटा से लेकर के छोटे से छोटे लेकर के बड़ा जीव तक वे सब विषमपोषी होते हैं। ये भोजन के लिए स्वपोषित घटक तथा द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, है ना। स्वपोषित घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थ पर निर्भर करते हैं कौन, हम लोग विषमपोषी जो है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है जो अपना भोजन खुद बना ले। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है कि अपना भोजन बना ले। जैसे मेढक, अमीबा, मनुष्य, चूहा, केचुआ, मच्छर, लीच, है ना, जो कोई भी, ये जो है विषमपोषी के उदाहरण है। जब हम वनस्पति से हम लोग जब भी निर्भर करते हैं वनस्पति पर, हरे पौधों पर या फिर जंतुओं पर, है ना। मांसाहारी जंतु जंतु पर निर्भर करते हैं, शाकाहारी जंतु शाक सब्जी पेड़ पौधों पत्तियों पर निर्भर करते हैं, और सर्वाहारी जो है वह शाक सब्जी भी और मनुष्य जंतु से उत्पन्न सामानों पर करते हैं।
तो विषमपोषी और सपोषी में यही अंतर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? पौधे वातावरण से, है ना, पर्यावरण से, वातावरण से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस जो है हवा, उससे वे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं वायुमंडल से। और पत्तियों से हरित लवक ले लेते हैं, पर्णहरित लवक ले लेते हैं। उनमें हरे हरे जो रहते क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट रहता है। जड़ों से खनिज लवण को ले लेते हैं और जल भी ले लेते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि मिट्टी से खनिज पदार्थ और जल, है ना, ये भोजन के लिए कच्ची सामग्री को पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए ले लेते हैं। तो इसे अब तो प्रकाश संश्लेषण आप लोग पढ़े ही है, आराम से इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से यानी कि मिट्टी से खनिज लवण, जल को सोखते हैं, पत्तियों से क्लोरोफिल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा लेते हैं। तो इस तरह से उनका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, उनसे उनका भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है ना? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? आमाशय में जो रस निकलता है, जठर रस निकलता है, उससे क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम जो भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं, तो आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। तो इसमें और कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, है ना। पेप्सिन एंजाइम जो है भोजन को पचाने में, प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट भी कर देता है। आमाशय में अम्ल की जो भूमिका है वह ये भी इम्पोर्टेंट है कि भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट भी कर देता है ना। तो ये है आमाशय में अम्ल की भूमिका। भोजन को पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं और अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके और भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा, हम बतलाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है? एंजाइम्स का क्या कार्य होता है? एंजाइम्स का कार्य होता है पचाना, उत्प्रेरक का कार्य करना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पाचक एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को, जटिल अणुओं को, जटिल कणों को सरल रूप में खंडित कर देता है, सरल रूप में विभाजित कर देता है ना। यानी कि बड़े बड़े कणों को, जटिल कणों को सूक्ष्म कणों में परिवर्तित कर देता है, खंडित कर देता है, जिससे कि वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। पाचक एंजाइम्स का कार्य यही है, वो घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका फिर अवशोषण हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत,
है ना। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर बहुत सारे रसांकुर होते हैं। रसांकुर होते हैं, विलाई होते हैं। इनमें रक्त वाहिका एवं लिम्फ वाहिनी का जाल बिछा रहता है। रक्त वाहिका एवं लिम्फ वाहिनी का जाल बिछा रहता है। इसमें क्या होता है कि भोजन का प्रोटीन और ग्लूकोज, खनिज, विटामिन इत्यादि को रक्त में सोख लिया जाता है। जो पोषक तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन्स, खनिज लवण इत्यादि को रक्त में सोख लिया जाता है और वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। इसका अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। तो इसके अतिरिक्त क्षुद्रांत की संकुचन और अनुशीतलन की गति भी भोजन के अवशोषण में एक सीमा तक अवश्य सहायक होती है। भोजन में जब जाता है तो क्या होता है, संकुचन और शीतलन दोनों होता है, यानी कि क्रमाकुंचन, है ना। तो इसमें भी वे सहायक होते हैं। भोजन के अवशोषण में एक सीमा तक अवश्य सहायक होते हैं। बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए ये लगता है मैं नहीं बतलाई हूँ। उनके आंख की दीवार में जो रसांकुर होते हैं उनमें बहुत सारे रक्त वाहिका एवं लिम्फ वाहिनी का जाल बिछा रहता है। एक रक्त का और दूसरा लिम्फ का यानी कि लसिका वाहिनी का जाल बिछा रहता है। और विसरण क्रिया द्वारा भोजन का जो अच्छा जो है, जैसे प्रोटीन है, खनिज लवण है और ग्लूकोज है, विटामिन्स है, उनको रक्त का जो जाल बिछा हुआ है वह सोख लेता है और फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल को लसिका वाहिनी यानी कि लिम्फ वाहिनी सोख लेता है। ठीक है, यही है आपका, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्वसन, है ना। अगला क्लास होगा श्वसन। नेक्स्ट क्लास में श्वसन को पढ़ाएंगे। आज पाचन तंत्र बिल्कुल खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ भी आ गया। आप लोग को सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी कि यदि आप लोग को मेरा पढ़ाई पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।